नमस्कार एंड वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आज हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में समझेंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो स्कीम थी उसको निरस्त कर दिया गया और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया है। समझते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या हैं। साल था 2017-18 का, जब 17-18 के बजट को पेश किया था तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने। तो बजट में एक ऐसा पैरा था जिसका नाम था ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्टोरल सिस्टम, इलेक्टोरल बॉन्ड, पारदर्शिता इलेक्टोरल बॉन्ड्स में। वहां पे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आई थी। जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या है और इससे पहले क्या होता था? ये पार्टीज को डोनेशन दिए जाने और दिए किस तरीके से पार्टीज पैसा रखती हैं अपने पास आता है उनको, इस विषय में था। 2017-18 से पहले जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी जो रजिस्टर्ड थी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, ये हम सभी को पता है, उसमें जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड थी, अगर वो कोई भी डोनेशन लेती थी, अगर डोनेशन रुपए 20,000 से कम रहता था तो उन्हें कोई भी हिसाब नहीं देना होता था कि वो कहां से आया, किसने दिया, मतलब एनोनिमस डोनेशंस हो सकते थे। तो अक्सर क्या होता था कि बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज सारा का सारा अपना जितना भी उनको चंदा आता था, रकम आती थी, वो बताते थे कि हमने एक रैली ऑर्गेनाइज की, हमने बस सामने एक झोला रख दिया और कह दिया कि सब लोग दान दीजिए ताकि हम आगे कुछ चुनाव लड़ सके, और हमारे जितने भी वोटर्स थे जो हमारा साथ देना चाहते थे, हमारे आइडियोलॉजी को मानते थे, उन्होंने यह चीज चालू कर दी। तो हर कोई इनको 19,999 का चंदा दे रहा था। एग्जाम्पल के लिए देखिए कि बीएसपी जो बहुजन समाजवादी पार्टी है, ये नेशनल पार्टी में भी थी, अब तो नहीं, तो इसने सारा का सारा अपना 100% चंदा दिखाया कि मुझे 19,999 रुपए में मिले। तो इससे होता क्या था कि हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में ढेर सारा ब्लैक मनी एक्युमुलेट हो जाता था। किसी के पास कितना भी काला धन होता था वो सब आके पॉलिटिकल पार्टीज को दे देते थे, और ये पॉलिटिकल पार्टीज को जितना धन जाता था ये टैक्स फ्री हुआ करता है और उनका ये व्हाइट मनी में हो जाता था। पॉलिटिकल पार्टीज इससे चुनाव लड़ा करती थी। इस कारण से 17-18 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम आती है और उसमें यह बोला गया कि अब से हम इसमें पारदर्शिता लाएंगे। समझते हैं क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। सबसे पहला काम तो यह किया गया कि ये जो लिमिट थी 20,000 वाली, इसको चेंज करके 2,000 कर दी गई। इस लिमिट के तहत यह कहा गया कि अब कोई भी जो भी रकम दी जाएगी 2,000 से अधिक नहीं होगी। तो अब हालांकि इसमें भी कोई बदलाव नहीं हो, मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों। दूसरी क्या चीज थी कि एक बॉन्ड निकाले गए जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया निकालता है। मान के चलिए कि कोई एक वोटर है ए, उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना है, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएगा, उसे एक रकम देगा, रकम देने के बाद बोलेगा मुझे आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स दे दीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू करेगी। अब जो ये ए बंदा है ये कभी भी जाएगा, उसको केवल डिमांड ड्राफ्ट, एफटी, आरटीजीएस, एनईएफटी, कभी भी वो कैश में पेमेंट नहीं कर सकता आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। तो यहां कैश जो है अलाउड नहीं। सारा का सारा जो पैसा है पहले से आपके बैंकिंग सिस्टम में कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड है। अगर आप एनईएफटी करते हैं, अगर आप एफडी रखते हैं, अगर आप कोई चेक देते हैं, कोई डिमांड ड्राफ्ट देते हैं, ये सब चीज आपका पहले से अकाउंटेड था। तो यह बात बोली गई कि कभी भी ब्लैक मनी आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो भी सिस्टम में पैसा पहले से मौजूद है उसी के आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। वे इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई इशू करता है। ये 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 इनके डिनोमिनेशंस में होते हैं। जैसे रुपए होता है हमारे अपने देश में, करेंसी होती है, 10 रुपए होता है, 50 रुपए होता है, 100 रुपए होता है, 200, 500, 1,000 होता है। तो इन डिनोमिनेशंस के इलेक्टोरल बॉन्ड्स ही केवल इशू करता था एसबीआई। जब वो इस बंदे को ए को इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू कर देगा, इन इशू किए इलेक्टोरल बॉन्ड्स को यह है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास जाएगा, उनके पास सबमिट कर देगा। हम एग्जांपल के लिए देते हैं कि एसएसएस नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके पास जाके इसने डिपॉजिट किए। ये एसएसएस नाम की जो पॉलिटिकल पार्टी है इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को एक अकाउंट में डिपॉजिट करेंगी, जो कि अकाउंट है आरबीआई के द्वारा मॉनिटर्ड होगा। आरबीआई उसको मॉनिटर करेगी, सुपरवाइज करेगी। इस पूरे के पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड्स को विद इन 15 डेज
इस पॉलिटिकल पार्टी को अपने अकाउंट में डिपॉजिट करना है। अगर 15 दिनों के भीतर भीतर इसको वो डिपॉजिट नहीं कर पाती, इसमें वो फेल हो जाती है या किन्हीं कारणों से वह नहीं करती, तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू हुए हैं ये सारे के सारे पीएम नेशनल डिजास्टर फंड में दे दिए जाएंगे, डिपॉजिट कर दिए जाएंगे। आई गेस कि अभी तक आप चीजें समझ गए होंगे और सारी चीजें आसान भी हैं। अब एक बात बताइए, जब ये ए बंदा कोई भी बॉन्ड लेता है और किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास जाके डोनेट कर देता है, इस पॉलिटिकल पार्टी को यह नहीं पता चलेगा, किसी को भी नहीं पता चलेगा कि ये बंदे ने, उसका नाम क्या है, उसका डेटा क्या है, पैन वगैरह क्या है, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं रखी जाएगी। इसका मतलब जिसने भी डोनेशन दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, उसकी प्राइवेसी मेंटेन करके रखी जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों? देखिए, सत्ताएं आती हैं, सत्ताएं जाती हैं, आप सब जानते हैं। ये लोकतंत्र के लिए कहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी। तो कभी इस सरकार की सत्ता है, कभी उस सरकार की सत्ता, इस पार्टी की उस पार्टी की सरकार है। तो अक्सर एक चीज जो होती है कि पॉलिटिकल विंडाटा कई बार खेला जाता है। मान के चलिए कोई ये जो बंदा है उसने ट्रिपल एस पार्टी के लिए डोनेशन दिया, अगर यह बात जो दूसरी पार्टी है अगर वो सत्ता में आ जाती है, उसे पता चल जाता है, आपको नहीं लगता कि इसके खिलाफ में कुछ निर्णय लिए जाएंगे कि आपने हमें ना डोनेशन देके हमारे ऑपोजिशन पार्टी को डोनेट किया था? तो अगर इसकी प्राइवेसी मेंटेन्ड नहीं रहेगी, इसको स्वाधीनता के साथ नहीं मिलती अपनी चीजें रख पाना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इस कारण से इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कही गई थी वह यह था कि हम हमारे जो भी डोनर्स रहेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के डोनर्स रहेंगे, उनको हम क्या करेंगे, उनकी प्राइवेसी को मेंटेन करके रखेंगे। सुनने में बहुत अच्छी बात लगती है, लेकिन जब हम चलिए आगे देखते हैं। दूसरी यह बात भी कही गई कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जितने भी कुछ चेंजेस किए गए थे। तो मैंने आपको पहले बताया कि रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट है, जिसके तहत यह था कि पहले 20,000 रुपए तक का आप अगर डोनेशन लेते हैं, मतलब 19,999 तक का, तो इसमें आपको कोई भी रिकॉर्ड नहीं देना होता, कोई भी डिटेल्स नहीं बतानी होती, कुछ भी नहीं लिखना पड़ता। लेकिन उसके आगे आपको कितना भी होगा तो सारी डिटेल्स आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंपनी होती थी कि हमें इनसे पॉलिटिकल पार्टी, हमें इनसे चंदा आया है, इनका ये अकाउंट नंबर है, इनका ये पैन नंबर है, इनकी ये डिटेल्स हैं, और वह ईसी पब्लिश करती थी। उसको चेंज करके उस लिमिट को 2,000 रुपए कर दिया गया था। तो अब पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या करना चालू किया, अब ये समझिए कि इससे घाटा तो किसी का नहीं हुआ, बस फायदा हुआ हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का। आप में से भी कई लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, तो आप समझिएगा कि जो पहले रिसीट्स हुआ करती थी उनको 19,999 के में ब्रेक किया गया था, अब उसकी जगह उसको 1,999 रुपए में ब्रेक किया जाने लगा। तो ये केवल और केवल फायदे का काम हो गया हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, सीएस के लिए, और इस तरीके से इसको भी बाईपास कर दी पॉलिटिकल पार्टी। तो फिर जैसे मैंने बीएसपी की बात की, उसने फिर से यही कहा कि अब हमारे सारे के सारे जितने भी चंदे आ रहे हैं 1999 के आ रहे हैं। अब देखिए हमारे जो डोनर्स है कमजोर हो गए, तो 20,000 का नहीं दे रहे हैं, केवल 1999 का दे रहे हैं। नेवरदलेस दूसरी चीज एक और की गई थी इसमें कि पहले कंपनीज एक्ट है, अगर आप जितनी भी कंपनीज होती हैं हमारे देश में, उनको रजिस्टर करने के लिए आपको कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर करना पड़ता है, कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। इसमें यह एक प्रावधान लिखा गया था कि कंपनीज भी डोनेशन देती हैं। हम सब जानते हैं जितनी भी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको कंपनीज की तरफ से डोनेशन आती आता है, और जो बड़ी कंपनीज हैं वो चाहे पक्ष में आप हैं या विपक्ष में हैं, सबको डोनेशन देती हैं। तो जो डोनेशन का प्रावधान था वो यह था कि जितनी भी हमारी कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कंपनियां रहेंगी, उनके पिछले 3 साल में जो प्रॉफिट रहेगा उसका 7.5% ही वो मात्र डोनेट कर सकती हैं। कितना समझिएगा, पिछले 3 साल में उनका जो नेट प्रॉफिट हुआ है, जो भी प्रॉफिट हुआ है, उसका कितना अमाउंट, मात्र 7.5%। इस प्रावधान को चेंज कर दिया गया, जो नए वाले ट्रांसपेरेंसी इलेक्टोरल बॉन्ड जो फाइनेंस बजट आया था उसमें उसको चेंज कर दिया गया। अब इसमें यह कर दिया गया, ये वाला जो था इसको पूरा हटा दिया गया और ये कह दिया कि अब कोई भी एनी कंपनी कैन, अगर उसे प्रॉफिट है तो भी ठीक, उसे लॉस है तो भी ठीक, तो इस कारण से कोई भी कंपनी अब उसको दान दे सकती थी। अब मुझे एक बात बताइए, कोई भी कंपनी क्यों बगैर कोई चाहत के दान देना चाहेगी? प्रश्न यह उठता है सबसे बड़ा। इस कारण से इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया, ये भी गलत बात है, आप इस तरीके से नहीं कर सकते। और नेक्स्ट अपन देखते हैं।
एक बड़ी डिबेट हुई जब ये हुआ, तो 2018 में ही सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया था। केस ये चला गया था कि जो स्कीम है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वह बहुत गलत है। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों है, तो उनके सामने रखी गई। तो जिन ने केसेस किए थे उसमें कांग्रेस पार्टी की एमपी थी, उनका तो अभी इग्नोर करते हैं अपन। जो एक मेन पार्टी थी उसका नाम था एडीआर। ये एक एनजीओ है, इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर। अब आपको एक चीज याद होगी, जब कभी हमारे पॉलिटिकल जो भी एमएलएस या एमपीज का चुनाव लड़ते हैं, इनफैक्ट जो हमारे स्टेट्स का भी चुनाव होता है, जैसे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का चुनाव होता है, उसमें हर एक कैंडिडेट को एक चीज फाइल करनी पड़ती है। उनको उनकी संपत्ति बतानी होती है, उनको उनके खिलाफ हुए कितने केसेस चल रहे हैं यह बताना पड़ता है, और कई सारे डिटेल्स आपको देने होते हैं। 2002 में एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने ये बात पूछी सुप्रीम कोर्ट से जाके कि क्या हमें प्रश्न पूछने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल आपको अधिकार है भाई, आर्टिकल 19 आपको ये अधिकार देता है, और ये तो आपके जीवन से भी जुड़ा हुआ, अगर मैं एक्सटेंड करूं तो आर्टिकल 21 में भी आपको ये अधिकार मिलता है। तो बोले तो ठीक है, हम हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी एमपीज एमएलए या जो भी लड़ना चाह रहे हैं, हम उनसे सवाल पूछना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो कौन सा आप सवाल पूछना चाहते हैं, बताइए क्या है। तो उनने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि हमारे जो कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं उनके खिलाफ कितने क्रिमिनल केसेस हैं, कितने सिविल केसेस हैं, हम जानना चाहते हैं उनकी प्रॉपर्टी कितनी है, हम जानना चाहते हैं उनका डोनेशंस कहाँ से क्या है। तो उसने बोला कि पर आप ऐसा क्यों जानना चाहते हैं। तो उसका कहना था अगर मुझे पता हो कि जो मेरा कैंडिडेट है वो किससे डोनेशन है, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी, वो किस एजेंडा से कार्य करेगा, वो क्रिमिनल है कि नहीं, या उसके ऊपर कोई केसेस लगे हैं कि नहीं, तो मैं ज़्यादा अच्छी चॉइसेस ले पाऊंगा, जिसको इन्होंने कहा इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, मुझे पता होगा कि जिस कैंडिडेट को मैं वोट कर रहा हूं, जिस कैंडिडेट को मैं वोट दे रहा हूं, वो अच्छा है कि नहीं, या क्या है, तो मेरे मापकों पे उतरेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह बात तो बिल्कुल सही है, और उसके बाद ही ये रिफॉर्म्स आए थे कि हमारे सारे कैंडिडेट्स को फाइल करना रहता था, जो नॉमिनेशन पेपर रहते थे उसमें सारी डिटेल्स फाइल करना है। तो यही एडीआर वापस से सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है 2018 में, कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ये बहुत गलत स्कीम है, हम चाहते हैं आप इसके खिलाफ सुनवाई करें। सुप्रीम कोर्ट उस समय जुडिशियल इवेजन दिखा रही थी, हालांकि एकदम डिफरेंट टॉपिक है, मीन्स का टॉपिक है, अपन इसमें अभी नहीं आएंगे, फिर बाद में बात करेंगे जुडिशियल इवेजन क्या है। तो काफ़ी दिनों तक इसको छुआ भी नहीं। इनफैक्ट उस समय जो एक चीफ जस्टिस भी थे, उनसे जब पूछा गया कि सर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में क्या, उसके बारे में, तो बोलते हैं यार मैं सही बताऊं तो मुझे ध्यान भी नहीं है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, और उन्होंने छोड़ दिया था, 2019 के बाद की बात है। खैर, तो इसमें एडीआर ने बोला कि यहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन और राइट टू प्रिवेसी दो चीज़ें हैं, तो आप किसी की राइट टू प्रिवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन हमारी खत्म कर रहे हैं, इस कारण से आप इसकी खिलाफत कीजिए, ये एडीआर ने कहा। अब समझते हैं कि क्या क्या फर्क है। हमारी राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21, ये आप सब जानते हैं। जो राइट टू प्रिवेसी है ये जजमेंट से हमें मिली थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक्सटेंड किया था, और यह भी आर्टिकल 21 में हमें मिली। और जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है ये आपके आर्टिकल 19(1) का पार्ट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसी में राइट टू इन्फॉर्मेशन आती है। राइट टू प्रिवेसी, जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स में आप देखते हैं कोई भी कंपनी है, कोई भी कैंडिडेट है, कोई भी इंसान है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, अगर वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट करती है, उस समय उसकी प्रिवेसी को मेंटेन रखते, हम बताते नहीं है कि ये बॉन्ड किसकी तरफ से आया है, उस पॉलिटिकल पार्टी को किसने दिया है ये बॉन्ड। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसी को नहीं बताता, केवल बेयरर बॉन्ड होता है। देखिए बॉन्ड को भी हल्का समझिएगा कि जब कभी किसी के पास वो चीज़ दी जाती है, मतलब वो उसका हकदार हो गया, वो उसके पास ये चीज़ है। मैं लेके मैंने शुरू में आपको बताया था कि ए ने लिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स, तो जरूरी नहीं है कि ए ही जाके डिपॉजिट करे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास। यह क्या कर सकता है कि ये बी को दे सकता है, अगर बी चाहे तो सी को दे सकता है, कोई इशू नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि ए के पास बैंक अकाउंट में पैसे पड़े थे, बी के पास काला धन पड़ा था, ए ने अपने अकाउंट से दिखा दिया और उसके पास मैनेजमेंट का तरीका था, इसने बी को दे दिए, तो अब एक जो इसका बी का ब्लैक धन था एक तरीके से ए के पास चला गया, तो पॉजिटिव हो गया कि नहीं हो गया। इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने उसको किया, बट अभी इग्नोर किया। तो ये बियरर बॉन्ड्स थे, तो केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यह डिटेल्स नहीं देता था कि ये बॉन्ड खरीदे किसने हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को यह नहीं पता चलता था कि ये बॉन्ड किसने खरीदे हैं। जो भी वहां डिपॉजिट करता था उनके लिए एनोनिमस था, एकदम वॉलंटरी डोनेशन से एनोनिमस थे, इनको किसी को भी नहीं पता। इस कारण से एसबीआई ने बोला, केवल ये एसबीआई को पता रहता था, और एसबीआई सिर्फ किसे बता सकता था, ईडी को बता सकता था, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को।
किसका, और ईडी को कौन रूल करता है, कौन डोमिनेट करता है, आप भी जानते हो, मैं भी, तो अभी उसमें नहीं जाते अपन, बस इतना समझिए आप कि एसबीआई एनोनिमस रखता था, आपको नहीं पता, ये की प्रिवेसी मेंटेन करके रखी गई। तो सुप्रीम कोर्ट से यह बोला गया कि किसी कंपनी की प्रिवेसी, किसी कंपनी को बचाने के लिए क्या जो इंडिविजुअल्स हैं उनके राइट टू इंफॉर्मेशन को हम घोट सकते हैं, उनको खत्म कर सकते हैं क्या। मान के चलिए कंपनी ए है जो कि ऑयल ड्रिलिंग करती है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो ये कहती है कि मैं ग्रीन करना चाहती हूँ, हर चीज़ को ग्रीन करना चाहती हूँ, मतलब ग्रीन इकोनॉमी की तरफ जाना चाहती हूँ, ऑयल को कम करना चाहती हूँ। ऐसा वोटर, कोई एक पर्सन है जो कि वोट डाल रहा है, उसको ये लगता है मैं उस पॉलिटिकल पार्टी को जिताऊं जो कि ग्रीन की तरफ है, इको फ्रेंडली तरफ है। अगर मुझे यह नहीं पता रहेगा कि उस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन एक ऐसी कंपनी से मिल रहे हैं जो ऑयल ड्रिलिंग के पर्पस में, ऑयल ड्रिलिंग के बिजनेस में है, तो वो सरकार में जब आएगी, वो सत्ता में आएगी, आपको लगता है उसके लिए प्रॉफिट नहीं देगी। इसके लिए इंग्लिश में टर्म है क्विड प्रो को, मतलब प्रॉफिट देने की आस रखना कि आप उसका फायदा कराएंगे जब आप सत्ता में आएंगे, इसको क्विड प्रो को कहते हैं। इस कारण से लोगों को नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि बात बिल्कुल सही है, एक इंडिविजुअल की राइट टू इंफॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन किसी कंपनी की राइट टू प्रिवेसी के। तो यहां पे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू इंफॉर्मेशन इज फार मोर इंपॉर्टेंट ऑफ एन इंडिविजुअल विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ प्रिवेसी ऑफ अ कम्युनिटी और कंपनी। यह चीज हो गई आपकी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को थ्रैश कर दिया, कह दिया कि आपको इसको चेंज करना है, हटाना है। आगे क्या स्टेप्स लिए गए अब ये देख लेते हैं अपन एक बार। मैंने जैसा आपको पहले भी बताया कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो एसबीआई है, केवल इसको पता रहता था कि किसके पास, मतलब किसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं। तो इसने एसबीआई को बोला है कि आप यह डेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दीजिए, और इसकी डेट है कुछ 9 मार्च के करीब, और यह बोला कि 9 मार्च तक दीजिए, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यह पूरा डेटा जितना भी पब्लिश हुआ है, जिन जिनका डोनेशंस आया, जिनने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं, उसको अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करेगी। ये 9 है कि 19 है, बट ठीक है 9 मार्च ही है, तो वेबसाइट पे उसको पब्लिश करेगी यह डेटा को पूरे के पूरे। तो अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यह करना है, देखते हैं आगे क्या होगा, कोई ऐसी नई डेवलपमेंट्स आती है मैं आपको बता दूंगा। तो इस तरीके से एसबीआई के ऊपर अब ये कंपल्शन हो गया कि वो इलेक्शन कमीशन को दे, और राइट टू प्राइवेसी के तहत तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को थ्रैश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया है, और कह दिया गया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि डेमोक्रेसी को बचा के रखना, डेमोक्रेसी में पारदर्शिता बहुत इंपॉर्टेंट है इस देश के लिए। कुल मिला के यह आपका इलेक्टोरल बॉन्ड का टॉपिक था। कोई डाउट्स हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।